12th की भाई परीक्षा देने वाले हो, है कि नहीं? बड़े ही एक्साइटेड होंगे, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी, भैया कैसे तैयारी करें, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी का लेखांकन, ये भी एक बहुत बड़ा और अगर मैं देखूं तो अपने सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का यहीं से आता है। जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है ना। सिलेबस में 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन, एक सवाल होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपके लिए तो थ्योरी बहुत जरूरी है, थ्योरी का एक इतना कतरा भी आप नहीं छोड़ सकते। तो मेरे प्यारे बिहार के कॉम्यान्स, अगली साल बिहार इंटर 2027 में भाई परीक्षा देने वाले हो, है कि नहीं? बड़े ही एक्साइटेड होंगे, थोड़ी सी टेंशन भी हो रही होगी, भैया कैसे तैयारी करें, कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं इसके अंदर, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा पता चल जाए, गाइडेंस अभी से मिल जाए, तो अगली साल शहर में या पूरे स्टेट में मेरे नाम का डंका बज जाए। तो उसी के लिए आज निको भी आए हैं। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना। और एक और बात है, कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी बताइए, क्या जरूरत है आपकी, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले तो भाई जाहिर सी बात है, हमें वो अध्याय जानने पड़ेंगे, चैप्टर जानने पड़ेंगे जो हमें इस जर्नी में पढ़ने हैं, जिनको पढ़कर पूरे में से पूरे मार्क्स लाने हैं और अपने नाम का डंका बजवाना है भाई। तो देखो, सबसे पहली बात है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां पर हम एक तरीके से आधारभूत अवधारणाओं को समझते हैं। पार्टनरशिप क्या होती है ना, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर समझते हैं। देन उसके बाद आपके पास आता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसका मतलब है कि साझेदारी का पुनर्गठन हो रहा है और जो आपका लाभ हानि अनुपात है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, कई किताबों में गुडविल एक अलग चैप्टर होता है ना। तो मैं गुडविल इसी में पढ़ाता हूं और एनसीईआरटी के हिसाब से आपने हेडिंग रखी है, गुडविल यानी कि ख्याति, तो वो भी इसी में पढ़ते हैं। और चेंज इन पीएसआर यानी कि अगर लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन आ जाए तो क्या होगा, वो भी हम इसी में पढ़ते हैं। देन उसके बाद आपका आता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, साझेदार का प्रवेश। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे काफी मार्क्स का आने का चांस बनता है। फिर उसके बाद रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, यानी कि अगर कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण कर ले या मृत्यु हो जाए तब आप क्या करेंगे। देन भैया जी, अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो जाए, यानी कि विघटन हो जाए या समापन हो जाए, तब हम क्या करेंगे, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल यानी अंश पूंजी का लेखांकन, ये भी एक बहुत बड़ा और अगर मैं देखूं तो अपने सिलेबस में सबसे बड़ा चैप्टर यही होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का यहीं से आता है। फिर उसके बाद आता है इशू ऑफ डिवेंचर्स यानी ऋण पत्रों का निर्गम। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जहां पर हम फॉर्मेट पढ़ते हैं, है ना, कि भैया जी जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका फॉर्मेट कैसा होता है ना, बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है, वो हम यहां पर देखते हैं। फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लिया, उसको समझ लिया, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, उसके लिए अगला चैप्टर होता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अच्छा, ध्यान रखिएगा, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है भैया, कहीं से कुछ भी आ सकता है ना, 100 नंबर की पूरी लड़ाई है। आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अलग से नहीं मिलते हैं ना, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से नहीं मिलते जैसे सीबीएसई या अदर में होता है। तो ये ध्यान रखना, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उनको टिक कर दिया है। फिर आता है अकाउंटिंग रेशियो यानी लेखांकन अनुपात, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे भी काफी ज्यादा मार्क्स का आता है, जिसको रोकड़ प्रवाह विवरण भी कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है जानना, है ना। तो ये 3 चैप्टर तो हो गए। और नॉर्मली सीबीएसई बोर्ड या कई बोर्ड्स में आपके लिए अब एनपीओ नहीं है, पर बिहार बोर्ड में एनपीओ है, तो आपको इसको पढ़ना है। इसको बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाएं जो लाभ के लिए काम नहीं करती है। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि भैया जी ये अदर बोर्ड में, कई बोर्ड्स में नहीं है ना, पर बिहार बोर्ड में है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं यानी अध्याय हैं जिनको पढ़कर हमें पूरी अच्छे से तैयारी करनी है और फुल में से फुल मार्क्स लाने हैं। अब पॉइंट होता है भैया जी, हम समझ गए भैया जी, इसको पढ़ भी लेंगे, अभी काफी टाइम भी है हमारे पास, लेकिन भैया किस टाइप के सवाल आते हैं थोड़ा पता चल जाए तो हम माइंड भी उस हिसाब से बना ले। तो देखो, आपके ना सिलेबस में 3 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि एमसीक्यू क्वेश्चन, एक सवाल होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो आपको चूज करना होगा। तो वैसे तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, आपको क्वेश्चन 100 मिलते हैं, ठीक है जी, लेकिन इन 100 में से करने सिर्फ 50 होते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है, यानी कि आपके पास 50 मार्क्स यहां से आते हैं आपके पास, ठीक है जी। तो 100 क्वेश्चन होंगे लेकिन सिर्फ 50 करने होंगे, 50 मार्क्स हो गए। फिर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें थोड़ा बहुत लिखने को आ जाता है। इसमें आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, तो 30 क्वेश्चन होते हैं। इस 30 क्वेश्चन में से आपको करने कितने होते हैं, 15 क्वेश्चन करने होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो यानी कि इस तरीके से आपके 30 मार्क्स पूरे हो जाते हैं, ठीक है भैया जी। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके पास टोटल 8 सवाल होते हैं, ठीक है जी। अब ये जो 8 सवाल होते हैं इसमें से करने कितने होते हैं, तो भैया 4 सवाल करने होते हैं। एक सवाल कितने मार्क्स का होता है, तो 5 का होता है, यानी कि टोटल आपके पास 20 मार्क्स हो गए। तो इस तरीके से आपके पास पूरे के पूरे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, कोई प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से आपको नहीं मिलते हैं, ठीक है जी।
तो ये भैया जी आपका मार्किंग स्कीम होता है, यानी क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा वो होता है। तो यानी कि भैया जी मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। जी हाँ, इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि बिहार बोर्ड थोड़ा ईज़ी है। लेकिन जो बन जाए वो ईज़ी है, जो नहीं बनता वो टफ ही होता है। तो हमें पढ़ाई तो पूरी करनी पड़ती है। सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। प्लीज़ इस बार कोई भी कमी मत छोड़ना। अब पॉइंट ये आता है, ठीक है भैया जी हम समझ गए कौन-कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, किस-किस टाइप से सवाल आते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे? किन-किन बातों का ध्यान रखना है? थोड़ा वो बता देते तो मजा आ जाता। चलिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझिए। सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने बताया कि आपके यहाँ सारे क्वेश्चंस करना ज़रूरी है, तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्योरी है ज़रूरी। थ्योरी वैसे भी ज़रूरी होती है, लेकिन बिहार बोर्ड में ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अदर बोर्ड्स में कभी-कभी इंपॉर्टेंस और इस टाइप के सवाल नहीं आते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये वो नहीं आते हैं, लेकिन बिहार में आते हैं, है ना? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब भी आता है। तो आपके लिए तो थ्योरी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी का एक इतना कतरा भी आप नहीं छोड़ सकते। अच्छा जी, तो थ्योरी तो ज़रूरी है भैया जी, आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, की कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन क्या भैया जी इसके लिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ना करें? तो देखो, 12वीं पास करना आपका लक्ष्य है क्या, या उसके आगे भी जाना है? उसके आगे जाना है ना भई, 12वीं तो एक पड़ाव है। तो भैया प्रैक्टिकल क्वेश्चन आगे अगर आप सीए में गए या कहीं और गए, वहां पर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि आपको साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए जरूरी है। हो सकता है कि बिहार बोर्ड में आपके 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए तो आप थ्योरी के क्वेश्चन करके कर लो, वहां मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन फ्यूचर का क्या है भाई, वहां तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी प्लीज कीजिए, है ना? इससे आपकी डेवलप होती है स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। फिर उसके बाद तीसरा होता है आपके पास कि भैया जी आपने ये पढ़ लिया, तो या तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद या चैप्टर वाइज करने के बाद आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर के जो भी उस चैप्टर से सवाल आए उनको जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि एक तो ये आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जो आपने थ्योरी पढ़ी, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, वो आपके दिमाग में है, आपको याद है और आप उसमें कॉन्फिडेंस फील करते हो। दूसरी चीज, आपको टाइम मैनेज करना भी यहाँ पे सीखने को मिलता है कि मॉक टेस्ट पेपर आपको भाई 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये भी आपके लिए जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस के लिए और टाइम सेविंग यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुद के नोट्स बनाओ। देखो यार, हम नोट्स आपको देंगे तो वो तो क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको ज्यादा समय तक याद भी रहता है और आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और खुद के नोट्स बनाते बनाते एक चीज और बनाइए, मिस्टेक कॉपी। क्योंकि देखो, इतना सारा काम करोगे, है ना, इतनी सारी चीजें, थ्योरी याद करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे, तो कुछ ना कुछ गलती करोगे, या फिर मॉक टेस्ट पेपर लगाओगे तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करोगे। तो अपनी मिस्टेक को याद रखने के लिए भी नोट्स के साथ साथ मिस्टेक कॉपी भी अपनी जरूर बनाओ। अगर आप इसको बनाते हो वीकली या मंथली, एक बार जरूर इसको देखते भी रहो, क्योंकि इससे ना आपकी रिमेंबरेंस बढ़ती है। यानी कि जो हमारा 5वां स्टेप है ना, ये चौथा नहीं, 5वां स्टेप है। 5वां स्टेप क्या है भाई? रिवीजन ही है रिमेंबरेंस का गेम, यानी अभ्यास से समय प्रबंधन। तो रिवीजन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपकी रिमेंबरेंस नहीं बढ़ेगी। लोग कहते हैं भैया मैं पढ़ता तो हूं पर बाद में भूल जाता हूं, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हो। वीकली रिवीजन कीजिए, मंथली रिवीजन कीजिए, पर कीजिए, मिस्टेक कॉपी को देखिए। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतने ज्यादा समय तक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। ठीक है जी, तो ये भी है जरूरी। पर ये सब कुछ कैसे करना है? पॉजिटिव रहकर करना है, कॉन्फिडेंट रहकर करना है, यानी एक स्माइल के साथ करना है। तो ये पांचों स्टेप्स आपको बार बार रिपीट करने, अगर आप रिपीट करते रहे तो याद रखिए, अगली साल जब आप पेपर देंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा इस बार का नारा है, वो जरूर पूरा होगा। नारा क्या है? इस बार 100 की भरमार। जय हिंद, जय बिहार।